हेलो एवरीवन। आप जानते हैं कि एनसीआरबी के डेटा के अकॉर्डिंग भारत में हर साल 7,000 केसेस रिपोर्ट किए जाते हैं डाउरी डेथ के। पर क्या ये सिर्फ एक नंबर है या उन हजारों लड़कियों की कहानियां जिनको लगा था कि जिंदगी की एक नई शुरुआत है, पर उस कहानी का अंत हुआ उनकी मौत से। और उस मौत के पीछे का कारण रहा दहेज के लिए प्रताड़ित किए जाना। इस लेक्चर में जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ने वाले हैं वो इसी सिचुएशन से रिलेटेड है। ये कॉन्सेप्ट है डाउरी डेथ का, जिसको 1986 में आईपीसी में इनकॉर्पोरेट किया गया अंडर सेक्शन 304 बी आईपीसी। और भारतीय न्याय संहिता में ये सेक्शन 80 में आता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, डाउरी डेथ का कॉन्सेप्ट बताने से पहले हम एक केस के फैक्ट्स बताना चाहेंगे आपको कि एक विक्टिम है जिसकी 1994 में शादी हुई है, और शादी के 2 साल के अंदर ही वो सुसाइड कर लेती है कोई पॉइजनस सब्सटेंस कंज्यूम करके। वो जब सुसाइड कर लेती है तो उसके फादर एक एफआईआर लॉन्च करते हैं जिसमें रीजन साइड किया जाता है कि दहेज की प्रताड़ना के कारण उनकी बेटी ने सुसाइड किया है। और मेडिकल रिपोर्ट जब आती है तो उसमें है डेथ का कॉज सुसाइड विच इज एन अननेचुरल डेथ। और शादी के 7 सालों के अंदर ये हो गया कि उसको दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया, जिसके चलते उसने सुसाइड कर लिया। अब इस केस के फैक्ट्स अगर हम देखें और हम डाउरी डेथ की डेफिनेशन देखें, तो देखें, डाउरी डेथ की डेफिनेशन कहती है कि किसी महिला की अननेचुरल डेथ हो जाना शादी के 7 सालों के अंदर, और उस डेथ का डायरेक्ट लिंक हो उस क्रुअल्टी या हरेसमेंट से जो उस पर किया गया है दहेज की मांग के चलते, कि दहेज की डाउरी डिमांड के चलते उस पर क्रुअल्टी की गई, उसका हरेसमेंट किया गया है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। जिस जिससे मेंटली परेशान होकर उसने या तो सुसाइड कर लिया या फिर उसके हस्बैंड या इन लॉज ने ही उसको मार दिया। तो अब इसमें दो केस आ जाते हैं कि या तो वो कर ले सुसाइड या फिर उसके इन लॉज उसको मार दे दहेज की मांग के चलते। तो जब वो खुद सुसाइड करे तो ये तो है सुसाइडल, और अगर उसको मार दिया जाए दहेज की मांग के चलते तो ये हो गया होमिसाइडल। लेकिन 1986 के पहले क्या सिचुएशन थी? तो 1986 के पहले इन केसेस को नाम दिया जाता था किचन एक्सीडेंट्स का, कि सिलेंडर फट गया जी, या फिर उसने केरोसिन डालकर खुद को मार लिया, सुसाइड कर लिया, या कोई और एक्सीडेंट हो गया। लेकिन असल जो कारण था इन इंसिडेंट्स के पीछे का, जो था उसके हस्बैंड या उसके इन लॉज का लालच, जिसकी वजह से जो फैक्टर्स ने उसको ड्राइव किया सुसाइड करने के लिए, या फिर उसको मार ही दिया गया। अब ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट क्यों है? तो ये प्रोविजन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जनरली जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो कहता है कि जब तक हम किसी व्यक्ति को अक्यूज नहीं मानेंगे, जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन ये एस्टेब्लिश ना कर दे कि इस व्यक्ति ने ही ऑफेंस किया है, इसी ने क्राइम किया है। लेकिन डाउरी डेथ के प्रोविजन में क्या है? डाउरी डेथ में है कि जैसे ही प्रोसिक्यूशन ने ये एस्टेब्लिश किया कि डाउरी डेथ है, कुछ इंग्रेडिएंट्स प्रूव करने के बाद, जो अभी हम आगे देखेंगे डाउरी डेथ के प्रोविजन में दिए गए हैं, कि वो इंग्रेडिएंट्स अगर प्रूव हुए तो एस्टेब्लिश हो जाता है कि डाउरी डेथ है। उसके प्रूव होने के बाद ही एक प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट है जो सेक्शन 113 बी में दिया गया है इंडियन एविडेंस एक्ट के, जो एक्टिवेट हो जाता है। और वो प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट एक्टिव होने के बाद कोर्ट ये मैंडेटरीली कोर्ट प्रिज्यूम करता है कि जो डेथ कॉज हुई है, विक्टिम के मरने का कारण रहा है डाउरी, और उसको मारा गया है उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। तो आइए समझते हैं सेक्शन 304 बी या सेक्शन 80 बीएनएस कहता क्या है, डेफिनेशन क्या है। तो अब ये देखें, ये डेफिनेशन कहती है कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड बाय एनी बर्न्स, बॉडीली इंजरी, और अकर्स अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस, की नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से किसी और तरीके से उसकी डेथ हो जाए, और हो कब? विद इन 7 years ऑफ मैरिज, उसकी शादी के 7 सालों के भीतर उसकी मृत्यु हो जाए। और साथ में ये भी प्रोसिक्यूशन शो कर दे। तो आप एक चीज यहाँ देखें कि यहाँ लेजिस्लेचर ने ये नहीं लिखा कि बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये प्रूव कर दे, यहाँ लिखा है शोन। ये शोन इम्प्लाई करता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ कंपैरेटिवली लेस है, उतना स्ट्रॉन्ग बर्डन ऑफ प्रूफ नहीं है प्रोसिक्यूशन पे। तो प्रोसिक्यूशन ये शो कर दे कि सून बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हरेसमेंट। अब क्रुअल्टी और हरेसमेंट करे कौन? बाय हर हस्बैंड और एनी रिलेटिव ऑफ हर हस्बैंड, कि उसको या तो उस पर क्रुअल्टी की गई या हरेसमेंट उसका किया गया, किनके द्वारा? उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स के द्वारा। और किस कनेक्शन में? फॉर और इन कनेक्शन विद एनी डिमांड फॉर डाउरी, दहेज की मांग के लिए उसके हस्बैंड या उसके हस्बैंड के रिलेटिव्स ने उस पर क्रुअल्टी करी है, उसका हरेसमेंट किया है, और ये हुआ है शादी के 7 साल के भीतर। और इसके चलते उसकी डेथ हो जाए, और डेथ हो अननेचुरल, यानी कि किन किन कारणों से, कि या तो जला कर मार दिया गया, या वो खुद जल कर मर गई, या उसको कोई बॉडीली इंजरी दे दी गई, कि माँ इसको मारा ही इतना गया कि उसने दम तोड़ दिया,
मृत्यु हो गई उसकी, या उसने खुद को ही कोई बॉडीली इंजरी दे ली, या मान लिया कि कहीं जाकर किसी नदी में कूद गई, डूबने के कारण उसकी मृत्यु हो गई, या कोई और सर्कमस्टांसेस जो नॉर्मल ना हो। अब ऐसी जब डेथ होगी ना, तो इसको बोला जाएगा डाउरी डेथ। और वो हस्बैंड और रिलेटिव, ऐसा माना जाएगा कि उस डेथ का कारण ही वही है, उसकी डेथ कॉज की है उसके हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स। तो अब इन इंग्रेडिएंट्स को अगर हम ब्रेक करें ना, सेक्शन 304 BIPC या सेक्शन 80 BNS के, तो देखिए, अननेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ की, उसने केरोसिन डालकर खुद को आग लगा ली, या उसके हस्बैंड या इन लॉज ने ही उसको जलाकर मार दिया, या उसको कोई बॉडीली इंजरी दे दी जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई, या उसने खुद को कोई बॉडीली इंजरी कर ली कि कूद गई कहीं से, डूब कर मर गई, या फिर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस से किसी और तरीके से वो उसकी मृत्यु हुई है, और वो हुई है शादी के 7 सालों के भीतर। और साथ इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के साथ ये भी है कि शी वॉज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हरेसमेंट सून बिफोर हर डेथ। Soon before her death, she was subjected to cruelty or harassment by husband or any relative of husband. और उस क्रुअल्टी और हरेसमेंट का कनेक्शन है डाउरी डिमांड से, कि दहेज की मांग के चलते उस पर क्रुअल्टी की गई, उसका हरेसमेंट किया गया, जिससे उसकी डेथ हो गई। तो इस डेथ को हम कहेंगे डाउरी डेथ। और ऐसा माना जाएगा, सच हस्बैंड और रिलेटिव शेल बी डीम्ड डीम्ड टू हैव कॉज्ड हर डेथ। अब जो ये डीम्ड यहाँ वर्ड यूज किया गया है ना, तो देखें, डीम्ड इन्होंने लिखा है कि कई बार कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि विक्टिम ने खुद ही को मार लिया, उसने सुइसाइड कर लिया, मान लिया उसने खुद पर केरोसिन डाला और उसने खुद को आग लगा ली। लेकिन यहाँ हस्बैंड ने तो या उसके रिलेटिव ने तो नहीं मारा, पर उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रुअल्टी की, उन्होंने हरेसमेंट किया डाउरी डिमांड के चलते, दहेज की मांग के चलते उन्होंने उसको उसको मारा, या कोई हरेसमेंट किया, उसका मेंटल फिजिकल टॉर्चर किया उसे। लेकिन उन्होंने उसको जलाया, तो उन्होंने उस पर केरोसिन तो नहीं डाला, तो जिस कारण उसकी डेथ हुई। तो ये डीम्ड यहाँ इसीलिए लिखा है कि एक होता है कॉजेशन, तो ये कॉजेशन यहाँ प्रूव नहीं करना पड़ेगा प्रोसिक्यूशन को। प्रोसिक्यूशन को प्रूव करने हैं ये चारों इंग्रेडिएंट्स, कि अननेचुरल डेथ है, 7 साल के अंदर है, सोन बिफोर हर डेथ, विक्टिम पर क्रुअल्टी हुई है, हरेसमेंट हुआ है मेंटल या फिजिकल, और उस क्रुअल्टी उस हरेसमेंट हुआ है डॉरी के कनेक्शन में, कि दहेज की मांग के लिए उसके साथ ये हरेसमेंट हुआ है, क्रुअल्टी हुई है, जिसके चलते उसकी मृत्यु हुई है। अगर ये चारों इंग्रेडिएंट्स प्रूव कर देता है ना प्रोसिक्यूशन, तो ये केस बन जाएगा डॉरी डेथ का। और जैसे ही डॉरी डेथ का केस बना, तो सेक्शन 113 B ऑफ इंडियन एविडेंस की एक प्रिजम्पशन जो ऑटोमेटिकली यहाँ रेज हो जाएगी, जो एक मैंडेटरी प्रिजम्पशन है, शैल प्रिजम्पशन है। और ये प्रिजम्पशन कहती है कि अगर ये सब इंग्रेडिएंट्स प्रूफ हो गए हैं, तो ऐसा कोर्ट प्रिज्यूम कर लेगा, जिसे हम कहते हैं प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। कोर्ट ये खुद प्रिज्यूम कर लेगा कि ये डेथ कॉज करी है या तो हस्बैंड ने या रिलेटिव्स ने हस्बैंड के, ये डेथ कॉज करी है हस्बैंड या हस्बैंड के रिलेटिव्स ने, भले ही उन्होंने खुद से फिजिकली एक्चुअली किल ना किया हो उसको, विक्टिम को। तो और ये जो पूरा सेटअप है, ये स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी इसीलिए है क्योंकि क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस क्या कहता है कि हम किसी भी अ, ऐसे व्यक्ति को जिस पर किसी जुर्म का आरोप लगा है, उसको गिल्टी तब तक नहीं मानेंगे जब तक बियॉन्ड रीजनेबल डाउट ये एस्टेब्लिश ना हो जाए कि उसी ने एक जुर्म किया है। बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रोसिक्यूशन प्रूव ना कर दे गिल्ट, तब तक नहीं मानेंगे। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में बियॉन्ड रीजनेबल डाउट गिल्ट प्रूव नहीं करनी हस्बैंड या उसके रिलेटिव की। इस केस में करना है केवल इतना कि ये चारों इंग्रेडिएंट्स एस्टेब्लिश कर देने हैं। और जैसे ही ये चारों इंग्रेडिएंट्स एस्टेब्लिश हुए, वो डेथ बन जाएगी डॉरी डेथ, और प्रिजम्पशन रेज होगा 113B एविडेंस एक्ट का। और जैसे ही ये प्रिजम्पशन रेज हुआ, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स पर। अब हस्बैंड और रिलेटिव को रीबट करना पड़ेगा, क्योंकि 113 का प्रिजम्पशन है रीबटेबल प्रिजम्पशन, यानी कि कोर्ट के ऊपर ये मैंडेटरी होगा कि कोर्ट को अब मानना पड़ेगा कि डॉरी डेथ है तो प्रूव हो गया है, तो हस्बैंड या रिलेटिव ने किया है। अब ओनस जो बर्डन ऑफ प्रूफ इनिशियली प्रोसिक्यूशन पर था ना, ये प्रूव करने का ये चारों इंग्रेडिएंट्स की डॉरी डेथ है, अब वो शिफ्ट हो जाता है हस्बैंड उसके रिलेटिव्स पर। अब इनको ये डिस्प्रूव करना पड़ेगा कि मौत का कारण, विक्टिम की मृत्यु का कारण ये नहीं है, डॉरी नहीं है, और इनके कारण ये मृत्यु नहीं हुई है। तो ये पूरा चेन है डॉरी डेथ का, कि पहले आप 304B या 80 IPC 80 BNS के इंग्रेडिएंट्स को प्रूव करेंगे। ये प्रूव अगर प्रोसिक्यूशन कर देता है, तो वो केस बन जाता है डॉरी डेथ का। और जैसे ही डॉरी डेथ एस्टेब्लिश हो गया,
तो 113B इंडियन एविडेंस एक्ट का प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा। जैसे ही ये प्रिजम्पशन रेज होगा तो अब हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स को ये रीबट करना पड़ेगा, यानी कि ओनस इन पर आ जाएगा, बर्डन ऑफ प्रूफ हस्बैंड या रिलेटिव पर आ जाएगा। ये कहता है इंग्रेडिएंट्स सेक्शन 304 BIPC के और 80 BNS के। और ये पूरा चेन है जो किसी भी डाउरी केस में बनता है। अब इसके इंग्रेडिएंट्स को हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं कि अननेचुरल डेथ क्या है। कि उसने खुद को जला लिया, या उसको जला दिया गया, या उसको मारा गया जिसकी वजह से मृत्यु हो गई, या उसने खुद हुई को कोई बॉडीली इंजरी दे ली कि मान लिया हाथ की नस काट ली दहेज की प्रताड़ना से तंग आकर, या फिर उसने जहर खा लिया, या वो डूब कर मर गई, या खुद को फांसी पर लटका कर उसने सुसाइड कर लिया। तो ये सब है अननेचुरल डेथ के कारण, कि इन सब कारणों से डेथ अननेचुरल होती है। तो ये और अननेचुरल डेथ प्रूव कैसे होगी? अननेचुरल डेथ प्रूव होगी मेडिकल रिपोर्ट से, कि ऑटोप्सी हुई विक्टिम की और उनसे प्रूव हो गया कि डेथ अननेचुरल है। अब दूसरा है कि 7 साल, शादी के 7 साल के भीतर ये डेथ होनी चाहिए। अब 7 साल प्रूव करने के लिए ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि शादी कब हुई। तो ये भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है प्रोसिक्यूशन के लिए एस्टेब्लिश करना कि शादी कब हुई। वो शादी के एल्बम दिखा सकते हैं, कार्ड रखा हो शादी का वो शो कर सकते हैं कि देखिए 7 साल के भीतर शादी की ये मृत्यु हुई है विक्टिम की। तो अननेचुरल डेथ और विद इन 7 years ऑफ मैरिज। अब तीसरा है कि क्रूअल्टी और हरासमेंट हुआ है सून बिफोर हर डेथ। अब सून बिफोर हर डेथ का जो यहाँ इंग्रेडिएंट है ये थोड़ा ट्रिकी है। अब ट्रिकी कैसे है कि सून बिफोर डेथ आपको लगेगा कि जब उसकी मृत्यु हुई उसके कुछ समय पहले ही उस उस पर क्रुअल्टी की गई, उसका हरासमेंट किया गया इन रिलेशन टू डाउरी, कि दहेज की मांग के लिए उसको क्रुअल्टी, उसको मारा गया, उसका हरासमेंट किया गया, उसको मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया। तो सून बिफोर डेथ का जो यहाँ रिलेशन है वो केवल टाइम से नहीं है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ टाइम एक फैक्टर है इस एक इंग्रेडिएंट को एस्टेब्लिश करने में, लेकिन केवल यही फैक्टर नहीं है। इट इज नॉट द ओनली फैक्टर, इट इज वन ऑफ द फैक्टर। कि शादी की कब, उसकी मृत्यु के कितना समय पहले क्रूअल्टी या हरासमेंट हुआ। और ऐसा भी नहीं है ये सून बिफोर डेथ ये भी इंप्लाई नहीं करता कि रिमोट कभी टाइम में कि 2-2.5 साल पहले कभी क्रूअल्टी या कोई हरासमेंट हुआ था या दहेज की मांग हुई थी तो हम उसको कंसिडर कर लें। ऐसा भी नहीं है कि सून बिफोर डेथ का मतलब ये नहीं कि आप रिमोट में हुए कोई इंसिडेंट को कंसिडर कर लेंगे, बल्कि सून बिफोर डेथ का जो एसेंशियल पॉइंट है वो ये है कि क्रुअल्टी और डेथ में एक लाइव लिंक एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। ये लाइव लिंक की क्रुअल्टी जब हुई तो क्रुअल्टी और हरासमेंट का इम्पैक्ट उसके दिमाग पर इतना था कि उसने उसकी डेथ हो गई, या तो उसने सुसाइड कर लिया, वो होमिसाइडल डेथ है। तो ये लाइव लिंक सून बिफोर डेथ के इंग्रेडिएंट को, सून बिफोर डेथ शी वाज द विक्टिम वाज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी और हरासमेंट इन कनेक्ट फॉर और इन कनेक्शन विद डिमांड फॉर डाउरी। दहेज के लिए जो क्रुअल्टी या हरासमेंट, जो प्रताड़ना की गई, उसका लिंक है उसकी डेथ से। प्रोसिक्यूशन को ये एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ये लिंक, ये लाइव लिंक। और जैसे ही ये लाइव लिंक एस्टेब्लिश हुआ तो ये एस्टेब्लिश हो जाएगा कि डाउरी डेथ है। और चौथा है कनेक्शन टू डाउरी, डाउरी डिमांड। तो क्रुअल्टी का जो कनेक्शन है ना, क्रुअल्टी का कनेक्शन डाउरी से होना चाहिए, कि क्रुअल्टी ऐसे ही नहीं की गई, दहेज की मांग के लिए क्रुअल्टी उस पर की गई थी। दहेज की मांग के लिए दहेज की मांग के लिए प्रताड़ित उसको किया गया, और उस प्रताड़ना का असर इतना था कि उसकी डेथ हो गई। उस अब डेथ या तो कॉज करी गई कि हस्बैंड या रिलेटिव ने उसको, हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने उसको मार दिया, या उसने खुद ही कोई ऐसा स्टेप ले लिया कि जिससे उसकी मृत्यु हो जाए। या तो होमिसाइडल डेथ है, सुइसाइडल डेथ है, पर वो होमिसाइडल या सुइसाइडल डेथ क्रुअल्टी और हरासमेंट की वजह से है, जो डॉरी की मांग के लिए किया गया उस पर सून बिफोर डेथ। तो ये इसमें जो इंग्रेडिएंट सबसे एसेंशियल है और सबसे ट्रिकी है वो यही है कि क्रुअल्टी और हरासमेंट डाउरी डिमांड के लिए सून बिफोर हर डेथ। तो इसमें आप ये याद रखिएगा कि एक लाइव लिंक बनना चाहिए क्रुअल्टी और डेथ में। जिस कारण उसकी मृत्यु हुई वो कारण दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना, और उस प्रताड़ना का असर उसकी मृत्यु तक था उसके दिमाग पर। तब जाकर ये इंग्रेडिएंट एस्टेब्लिश होगा। अब अभी हमने एक और टर्म यहाँ बोला कि डेथ या तो होमिसाइडल है, होमिसाइडल, या है सुइसाइडल। अब सुइसाइडल तो आप समझ रहे होंगे, सुइसाइडल का मतलब है कि उसने खुद को जला दिया, या वो खुद डूब कर मर गई, उसने जहर खा लिया। ये सुइसाइडल डेथ डेथ है कि अपनी मृत्यु खुद ही के हाथों कर लेना। अब दूसरा है होमिसाइडल। होमिसाइडल का यहाँ मतलब है किसी और के द्वारा मृत्यु किए जाना, कि हस्बैंड ने जहर दे दिया उसको, मान लिया दहेज की मांग के लिए, दहेज की मांग वो पूरी नहीं कर पाई तो उसको जहर दे दिया, इन लॉज ने जहर दे दिया।
या फिर इन लॉ हस्बैंड लेकर गया उसको कि चलो तुम्हें घुमा करके लेके आता हूँ, दहेज तो तुम दे नहीं रही हो, मैं ही तुम्हें कहीं ट्रिप पर लेकर चलता हूँ, और कहीं पहाड़ से धक्का दे दिया, किसी नदी में गिरा दिया, उसकी डूब करके मृत्यु हो गई, उसकी डूबने से मौत हो गई। मेडिकल रिपोर्ट्स में ये आया है, ऑटोप्सी में ये आया है कि डूबने से मौत हुई है। लेकिन डुबाया किसने, मारा किसने, धक्का किसने दिया था उसको माउंटेन से, किसी क्लिफ से? उसके हस्बैंड ने। तो होमिसाइडल डेथ है। और आप देखेंगे कि इंग्रेडिएंट में सेक्शन, जो लैंग्वेज है सेक्शन 304 बी की आईपीसी आई 80 बीएनएसके की, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड, तो इज कॉज्ड, ये नहीं बताया कि हुएवर कॉज्ड। यहाँ अगर होमिसाइडल डेथ की ही बात होती तो लिखते हुएवर कॉज्ड, जैसे मर्डर की डेफिनेशन में लिखा है। आप अगर मर्डर का प्रोविजन देखेंगे तो उसमें लिखा है हुएवर कॉज्ड, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड, इज कॉज्ड। तो अब इज कॉज्ड में होमिसाइडल भी आ जाता है, होमिसाइडल भी और सुइसाइडल भी। कि मृत्यु का कारण ये भी हो सकता है कि किसी और ने मार दिया। वो किसी और कौन हो गया, तो हस्बैंड हो गया, हस्बैंड के रिलेटिव होंगे कि उन्होंने मार दिया, और या फिर सुइसाइडल भी हो सकता है कि वो खुद मर गई। वो इतनी परेशान हो चुकी थी मेंटली, ट्रॉम इतना ट्रॉमेटिक वो पूरा उसका एक्सपीरियंस रहा शादी के बाद का, कि वो, तो उसने सुइसाइड को इजी स्टेप समझा अपने इन लॉज के यहाँ सर्वाइव करने से बेहतर। तो ये आप इंग्रेडिएंट्स इसके ध्यान रखिएगा कि वेयर द डेथ ऑफ अ वुमन इज कॉज्ड का यहाँ मतलब है कि डेथ होमिसाइडल भी हो सकती है और सुइसाइडल भी। अब है बाकी है क्या, नेचुरल डेथ है विद इन 7 years ऑफ हर मैरिज है। शोन यहाँ यूज किया गया है क्योंकि बर्डन ऑफ प्रूफ उतना उतना स्ट्रांग नहीं है, प्रोसिक्यूशन को बहुत ज्यादा बर्डन नहीं है प्रूव करने का, क्योंकि कॉजेशन नहीं प्रूव करना, ये नहीं प्रूव करना कि भैया हस्बैंड ने ही डेथ करी है, हस्बैंड के रिलेटिव की नहीं मारा है। ये प्रूव करना है कि अननेचुरल है, 7 साल है में है शादी के, और उसकी मृत्यु के कुछ समय पहले, सून बिफोर हर डेथ, क्रुअल्टी और हरेसमेंट उसका किया गया डाउरी डिमांड के चलते, और उस क्रुअल दहेज की मांग के चलते जो उसका शोषण हुआ है, जो प्रताड़ित उसको किया गया है, उसका असर मृत्यु तक था उसके दिमाग पर, और उस कारण, उस दहेज की मांग के कारण उसकी मृत्यु हो गई। तो ये जैसे ही प्रूव करा, वैसे ही प्रूव हो जाएगा, वैसे ही अराइज हो जाएगा प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट अराइज हुआ तो मान लिया जाएगा कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स ने ही मारा है विक्टिम को, मृत्यु का कारण ही वही है। अब जो बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा, प्रोसिक्यूशन का काम खत्म, अब बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाएगा हस्बैंड क्या है उसके रिलेटिव्स के ऊपर। अब उनको रीबट करना पड़ेगा कि जी उन्होंने नहीं मारा है। ये देखें ये प्रैक्टिस में कैसे काम करता है। प्रैक्टिस में ऐसे कि देयर इज नो नीड टू एस्टेब्लिश द कॉजल लिंक। कॉजल लिंक क्या है कि हस्बैंड या रिलेटिव ने ही मारा है। ये कॉजल लिंक की केवल, क्योंकि बाकी केसेस में क्या होता है, मर्डर के केस में मान लिया ये प्रूव करना पड़ेगा कि इस व्यक्ति ने ही बी, ए ने ही बी को मारा है। यहाँ क्या आपको प्रूव करना है, यहाँ ये नहीं प्रूव करना कि हस्बैंड या रिलेटिव ने ही मारा है, यहाँ प्रूव करने हैं ये चारों इंग्रेडिएंट। कि भाई अननेचुरल डेथ, 7 साल में शादी के, सोन बिफोर हर डेथ शी वाज सब्जेक्टेड टू क्रुअल्टी बिकॉज ऑफ डाउरी डिमांड, और उस क्रुअल्टी और हरेसमेंट का कनेक्शन डाउरी से है। ये प्रूव करती है तो अपने आप प्रूव हो जाएगा कि हस्बैंड और रिलेटिव नहीं मारे हैं। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे, और ये इसके इंग्रेडिएंट्स अभी हमने समझाया आपको। अब इसके इंग्रेडिएंट्स ये हैं, अब देखते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या है। अब एडिशनल रिक्वायरमेंट वही चेन आप समझ गए हैं, 304 बी 80, ये एस्टेब्लिश हुए तो डॉरी डेथ एस्टेब्लिश हुआ तो 113 बी एविडेंस, 113 बी जहां एस्टेब्लिश हुआ ओनस शिफ्ट हो जाएगा अक्यूज्ड पर कि प्रूव करे। अक्यूज्ड को अब रीबट करना पड़ेगा। अगर वो रीबट कर सका तो वो एब्सॉल्व हो जाएगा गिल्ट से। रीबट अगर उसने कर दिया कि भैया मैंने नहीं मारा, डिस्प्रूव उसने कर दिया कि डॉरी डेथ नहीं है, तो वो सजा से बच जाएगा। अगर वो नहीं कर पाया, अगर वो कर पाया तो वो बच जाएगा, अक्विट हो जाएगा। अगर नहीं कर पाया तो फिर तो उसको जेल जाना पड़ेगा। फिर तो यही है कि भाई उसी ने डॉरी डेथ कॉज करी है, दहेज की प्रताड़ना उसी ने करी है जिस कारण विक्टिम की मृत्यु हुई है। तो ये पूरी चेन अगर आपको समझ आ गई तो डॉरी डेथ समझने में आपको कोई मुश्किल है नहीं, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट ही केवल यही है, ये पूरी इक्वेशन। अब बाकी एविडेंसेस क्या क्या हैं, बाकी एविडेंस देखिए। एफआईआर, तो जब विक्टिम की मौत हुई, 94 में उसकी शादी हुई, 96 में उसकी डेड बॉडी मिली, ऑटोप्सी में आया कि सुसाइड है, मेडिकल रिपोर्ट भी एक एसेंशियल एविडेंस है जिससे ये प्रूव होता है कि तो डेथ अननेचुरल है कि नहीं। फिर है कि विटनेस स्टेटमेंट्स की, फादर, अब दहेज की मांग हुई है तो जाहिर है हो सकता है कि उसके पेरेंट्स से की गई हो, विक्टिम के भाई से की गई हो, तो उनकी टेस्टिमनी या किसी पड़ोसी ने देखा हो, मान लिया मारपीट कि हस्बैंड ने, उसके रिलेटिव ने, कि तो किसी ने और ने देखा कि दहेज के लिए मार रहे हैं लड़की को, विक्टिम को। अब हो सकता है कुछ केसेस में विक्टिम ने डाइंग डिक्लेरेशन दिया हो कि मान लिया खुद पर कैरोसिन डालकर सुसाइड करी,
तो जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो अपने तो मरने के ठीक पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया कि मुझे मारने के पीछे मेरे हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स का हाथ है। तो डाइंग डिक्लेरेशन ये भी एक एसेंशियल एविडेंस हो सकता है। अब क्या है कि मॉडर्न प्रूफ्स भी हैं आजकल। मान लिया व्हाट्सएप के चैट्स में कोई दहेज की मांग की गई है, कॉल रिकॉर्ड्स हैं, बैंक ट्रांसफर हैं कि मान लिया विक्टिम की फैमिली ने कुछ पैसे ट्रांसफर किए हुए हैं। और कई बार सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस भी होते हैं जो एक पूरी चेन फॉर्म करते हैं, जिससे पता चलता है कि जिससे ये प्रूव हो जाए, एस्टेब्लिश हो जाए कि दहेज की प्रताड़ना के कारण इस व्यक्ति की मौत हुई है, इस विक्टिम की डेथ हुई है। अब लाइबिलिटी क्या है, प्राइमरीली हस्बैंड की बनती है। प्रोविजन भी कहता है कि हस्बैंड और उसके रिलेटिव्स पे भी एक्सटेंड होगी, कि हस्बैंड और रिलेटिव्स बहुत स्पेसिफिकली इस प्रोविजन में ही मेंशन है। अब इसके एक्सेप्शन सेफगार्ड हमने आपको बताया कि अगर डाउरी डेथ एस्टेब्लिश कर देता है प्रोसिक्यूशन, तो प्रिजम्पशन रेज हो जाएगा 113 बी एविडेंस एक्ट का। जैसे ही प्रिजम्पशन रेज हुआ, अब ऑनस बर्डन ऑफ प्रूफ आ जाता है अक्यूज्ड पर, हस्बैंड पर या उसके रिलेटिव पर। अगर उन्होंने रीबट कर दिया कि नहीं जी, डाउरी डिमांड के चलते ये मृत्यु नहीं हुई है, तो बच जाएंगे सजा से। पर अगर नहीं कर पाए, फिर तो वो डाउरी डेथ ही है, अब उनको सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तो ये सब इसके इंग्रेडिएंट्स है, ये पूरा प्रोसेस है डाउरी डेथ का। अब इसका केस लॉ ये है कि हमने जिस केस के फैक्ट्स आपको बताए थे, माया देवी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, ये लैंडमार्क जजमेंट है। इसी में ये सून बिफोर डेथ का इंग्रेडिएंट कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है बड़े अच्छे से। तो कोर्ट ने कहा है कि प्रॉक्सिमिटी टेस्ट, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट। लेकिन ये प्रोविजन इम्प्लाई करता है कि अब टाइम वन ऑफ द फैक्टर है, बट टाइम इज नॉट द ओनली फैक्टर। और जो टाइम इंटरवल है ना क्रूअल्टी और हरासमेंट का और डेथ के बीच का, वो इतना ज्यादा ना हो कि जो मेमोरी है, देखें, इफ द अलेजेड इंसिडेंट ऑफ क्रूअल्टी इज रिमोट इन टाइम और उसका असर ही खत्म हो गया है, कि आप विक्टिम के मेंटल इक्विलिब्रियम को वो डिस्टर्ब कर ही नहीं सकता, तो फिर उसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। कि मान लिया 2-2.5 साल पहले कोई दहेज की मांग की गई थी, और 2.5 साल बाद अब उसकी मृत्यु हो गई, विक्टिम की डेथ हो गई। तो और प्रोसिक्यूशन बोलता है जी 2.5 साल पहले दहेज की मांग की गई थी, इस वजह से इसने मृत्यु इसकी हुई है, इस वजह से इसने सुसाइड करी है। लेकिन उस 2.5 साल के अंतराल में, उस समय में उनका एक बच्चा भी हो गया है, और बाकी भी अच्छी कुछ मेमोरीज हैं, सही टाइम उन्होंने स्पेंड किया है, एविडेंसेस से पता चलता है। तो फिर वो उस रिमोट टाइम का जो 2.5 साल पहले का इंसिडेंट है, उसको कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा। तो कौन इंसिडेंट ऐसा होना चाहिए क्रूअल्टी हरासमेंट का डाउरी के कनेक्शन में, जिसका विक्टिम की जब मृत्यु हो उसके दिमाग पर उसका असर हो, वो इंसिडेंट उसको इम्पैक्ट करता होना चाहिए जिस कारण डेथ हुई है। तो देयर मस्ट बी एग्जिस्टेंस ऑफ अ प्रॉक्सिमेट एंड लाइव लिंक बिटवीन द इफेक्ट ऑफ क्रूअल्टी बेस्ड ऑन डाउरी डिमांड एंड द डेथ कंसर्न्ड। कि क्रूअल्टी का जो इफेक्ट है वो डेथ उसी की वजह से हुई है। क्रूअल्टी के इफेक्ट, डाउरी की वजह से जो क्रूअल्टी हुई है उसका इफेक्ट ऐसा है कि उसकी डेथ में वो रिजल्ट कर गया। अब दूसरा कोर्ट ने इसमें जो इम्पोर्टेंट जो बोला है वो है 304 बी। अब तो बीएनएस का सेक्शन 80 भी काउंट करेंगे, वो तो ये 2015 की जजमेंट है, तब बीएनएस था ही नहीं। तो 304 बी के साथ हमेशा आईपीसी के, हमेशा इंडियन एविडेंस एक्ट का 113 बी पढ़ेंगे, और 80 बीएनएस के साथ भी हम 113 बी पढ़ेंगे। क्योंकि ये पूरा चेन है ना, 304 बी डाउरी डेथ की बात करता है, अगर एस्टेब्लिश हो जाए डाउरी डेथ तो एविडेंस एक्ट का 113 भी पिक्चर में आता है, प्रिजम्पशन ऑफ गिल्ट। अब कोर्ट बोलता है कि इट लीव्स नो मैनर ऑफ डाउट, कि एक बार प्रोसिक्यूशन ने अगर ये डेमोन्स्ट्रेट कर दिया कि डाउरी के लिए जो क्रुअल्टी हरासमेंट हुआ है उसी की वजह से विक्टिम की डेथ हुई है, तो कोर्ट अब इस प्रिजम्पशन पर प्रोसीड करेगा कि जिस कारण से उस व्यक्ति की मौत हुई है वो डाउरी के कारण हुई है, और जो यहाँ पर अक्यूज है वो हस्बैंड उसको और उसके रिलेटिव्स भी हैं। तो 113 बी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है व्हेन इट कम्स टू डाउरी डेथ। अब देखें कि the said presumption however is however रिबटेबल presumption है, लेकिन और अक्यूज्ड अगर कोजेंट प्रॉपर एविडेंसेस से ये शो कर देना कि 304 के इंग्रेडिएंट्स फुलफिल नहीं होते हैं, एस्टेब्लिश नहीं होते हैं, तब उसके बचने के चांसेस हैं, तब वो गिल्ट से बच सकता है। अदरवाइज उसको फिर सजा भुगतनी पड़ेगी डाउरी डेथ कॉज करने के लिए। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था डाउरी डेथ का। अब अगर बहुत इजीली आपको इसको याद रखना है तो 304 बी आईपीसी या 80 बीएनएस और इसके 4 इंग्रेडिएंट, वो 4 इंग्रेडिएंट अगर प्रूव हो जाते हैं तो डॉरी डेथ प्रूव हुआ तो 113 बी इंडियन एविडेंस एक्ट। इसको अगर डिस्प्रूव रिबट कर देता है अक्यूज्ड यानी कि हस्बैंड या उसके रिलेटिव, तो वो अक्विट हो जाएगा, अगर नहीं कर पाता है तो कन्विक्ट होगा डॉरी डेथ के लिए। ये पूरा कॉन्सेप्ट है डाउरी डेथ का। आई होप आपको कंटेंट समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।